नमस्कार। भारतीय भूगोल की श्रृंखला में आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। इससे पहले भारतीय भूगोल के 8 वीडियो आपके समक्ष डाले जा चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए, ताकि भारतीय भूगोल से संबंधित एक सामान्य समझ आपके अंदर विकसित हो और आप पूरे भारत के भूगोल को आसानी से समझ सकें। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार और भारत के देशांतरीय विस्तार को समझते हुए भारत से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष यदि हम ये बात देखें तो हम ये पाएंगे पृथ्वी के सापेक्ष जो हमारा पश्चिम से पूर्व का या पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वह अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। यानी कि जो इस प्रकार का विस्तार है वह अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, यदि हम पृथ्वी के इस प्रकार से हिस्से लेते हैं तो यह अक्षांशीय विस्तार है। ये विस्तार, इस प्रकार के विस्तार को हम अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। और जो इस प्रकार का विस्तार होता है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, इस प्रकार का विस्तार हमारा देशांतरीय विस्तार कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी के सापेक्ष यह 0 डिग्री देशांतर है और यहाँ पर यह 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, तो अगर, और यह विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को काल्पनिक रूप से 2 हिस्सों में विभाजित करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी एक वृत्त नहीं है, पृथ्वी एक गोला है, गोलार्ध है, गोला है। और जब गोले के 2 हिस्से किए जाते हैं तो एक हिस्सा को हम गोलार्ध कहकर संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यह हमारा, यदि पृथ्वी के विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है तो यह एक गोलार्ध है और यह एक दूसरा गोलार्ध है। इस प्रकार से हम यह पाते हैं कि हमारा जो ऊपर का हिस्सा है, यानी 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 0 डिग्री देशांतर तक यह हिस्सा है, यह हिस्सा पूर्व की ओर है, यह हिस्सा हमारा पश्चिमी हिस्सा है, यह हिस्सा हमारा उत्तरी हिस्सा है, यह हिस्सा हमारा दक्षिणी हिस्सा है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध की अगर बात करें, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध की यदि हम बात करें, यदि हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध की चर्चा करें तो हमारा भारत जो है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। और आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे कि भारत विषुवत रेखा से कुछ दूरी पर स्थित है, यानी कि विषुवत रेखा से भारत की कुछ दूरी है। और सामान्यतः परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भारत की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, भारत की विषुवत रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर डिस्टेंस है, यानी विषुवत रेखा से भारत के सुदूरतम दक्षिणी बिंदु की जो दूरी है वह 876 किलोमीटर है। कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु कौन सा है जहां से विषुवत रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आप एक चीज यहाँ पे और देख पा रहे होंगे कि यदि विषुवत रेखा के सापेक्ष बात करी जाए तो विषुवत रेखा के सापेक्ष भारत हमारा किधर स्थित है? विषुवत रेखा के उत्तर में भारत स्थित है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए यहाँ पे कुछ तथ्य को आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब हम पृथ्वी के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन सामान्यतः जब हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो हम भारत को इस प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं, यह पूर्वी हिस्सा है, यह पश्चिमी हिस्सा है, यह उत्तरी हिस्सा है या दक्षिणी हिस्सा है। परंतु यदि देखा जाए भारत की पृथ्वी के सापेक्ष यदि स्थिति हम देखी जाए तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि भारत का विस्तार इतने पूर्वी अक्षांश से लेकर इतने पूर्वी अक्षांश तक है। यानी भारत का विस्तार, जब देशांतरी विस्तार बताएंगे तो भारत का देशांतरी विस्तार इतने देशांतर से लेकर इतने देशांतर तक है, यानी पूर्व में ही पूर्वी देशांतर की ही हम चर्चा करेंगे और उत्तरी देशांतर की ही हम चर्चा करेंगे और पूर्वी अक्षांश की ही बात करेंगे। यानी भारत पूर्वी अक्षांश में ही स्थित है या उत्तरी देशांतर में ही स्थित है पृथ्वी के सापेक्ष। जब हम भारत का नक्शा बनाते हैं और भारत को हम इस प्रकार से करते हैं कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है, तो वहां पे हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। पर मूलतः भारत जो है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ भारत से जुड़े हुए परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः फैक्चुअल एग्जामिनेशन में, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं का हिस्सा होते हैं। तो सबसे पहले भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया।
भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। आप देख पा रहे होंगे यह एक विषुवत रेखा और विषुवत रेखा के उत्तर में 876 किलोमीटर डिस्टेंस पर भारत स्थित है। 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच मीन टाइम जो हमारा है, उस ग्रीनविच मीन टाइम के पूर्व में भारत स्थित है। ठीक है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये आंकड़े आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार परीक्षाओं में ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 32,87,263 किलोमीटर, कहीं कहीं पर ये 263 किलोमीटर आपको 264 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिलेगा, पर उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परीक्षा में यदि 263 दिया है तो 263 टिक करना है, यदि 264 दिया है तो 264 टिक करना है। सामान्यतः भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या 1.31 अरब है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि भारत की जनसंख्या तो 141 करोड़ हो गई है। देखिए, ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। 2011 की जनगणना क्यों? 2021 में पूर्व फिर से जनगणना होनी थी, परंतु कोरोना के कारण अभी तक जनगणना दोबारा से भारत में, जो कि हर 10 साल में एक बार होती है, वो हो नहीं पाई है। तो अभी हम 2011 की जनगणना के अनुसार ही आंकड़े लेंगे और परीक्षा में भी निश्चित ही आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो भारत की जनसंख्या वर्तमान में 1.31 अरब है 2011 की जनगणना के अनुसार। वैसे तो हम सभी जानते हैं लगभग 141-142 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है, जो कि विश्व के 17.5% के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के सापेक्ष अगर हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल में 7वां स्थान है और जनसंख्या में दूसरा स्थान है। ऐसे आंकड़े हैं कि 2027 तक जनसंख्या में जो पहला देश है चीन, भारत उसे पिछाड़ देगा और जनसंख्या में नंबर 1 बन जाएगा। तो विश्व के सापेक्ष अगर हम क्षेत्रफल में बात करते हैं तो भारत का 7वां स्थान है और जनसंख्या में दूसरा स्थान है। जनसंख्या में पहला है चाइना और दूसरा है भारत। आपको बताना है क्षेत्रफल में 7वां स्थान भारत का है। पहले के 6 देश कौन से हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के विश्व के सापेक्ष भारत का क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। पहले के 6 देश कौन से हैं जिनका विश्व में क्षेत्रफल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थान है। ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत केवल हिंद महासागर को स्पर्श करता है। जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे हिंद महासागर है, तो भारत केवल हिंद महासागर, एकमात्र महासागर हिंद महासागर को ही स्पर्श करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। पश्चिम में अगर हम बात करें तो भारत में, आप जैसा कि भारत के मैप में जानते हैं, यह हिस्सा पश्चिमी हिस्सा है, यह हिस्सा पूर्वी हिस्सा है, या मैं भारत के सापेक्ष बात कर रहा हूँ तो भारत के सापेक्ष यह पश्चिमी हिस्सा है। तो पश्चिम में भारत अरब सागर को स्पर्श करता है। पश्चिम में भारत के इस तरफ अरब सागर है और पूर्व में भारत के बंगाल खाड़ी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हिस्सा बंगाल की खाड़ी वाला है और ये हिस्सा अरब सागर वाला है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखने वाला। अरब सागर हिंद महासागर अरब सागर से मिल जाता है, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब देखिए, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत का जो विस्तार है, आपको ये भी ध्यान देने की जरूरत है, भारत का जो विस्तार है वह उत्तर दक्षिण में ज्यादा है। यानी आप भारत के नक्शे की अगर आप बात करेंगे, मैं भारत के नक्शे की बात कर रहा हूँ, तो यह पूर्व हो गया, यह पश्चिम हो गया, यह उत्तर हो गया, यह दक्षिण होगा। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। भारत का विस्तार जो है उत्तर दक्षिण में ज्यादा है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का विस्तार उत्तर दक्षिण में ज्यादा है, यानी भारत का यह विस्तार ज्यादा है इस विस्तार के मुकाबले। तो भारत का जो उत्तर दक्षिण में विस्तार है वह कितने किलोमीटर लंबा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रमुख तथ्य हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए, हम चर्चा करते हैं। मैंने आपको अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार से आपने भारत के कुछ भौगोलिक दशाओं के बारे में जाना। अब हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कुछ चीज़ें और देखते हैं। देखिए, भारत देश में निर्वाचन देने वाली जो जनसंख्या है वो विश्व में प्रथम स्थान पर है, यानी भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में निर्वाचन देने
प्रश्न को समझिएगा, जब जनसंख्या के मामले में पूछा जाएगा तो चाइना नंबर 1 है, और जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत देश में निर्वाचन देने वाली जो जनसंख्या है वो विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 2027 में भारत जनसंख्या के मामले में, यहाँ निर्वाचन की बात नहीं हो रही है, 2027 में भारत, ऐसे अनुमान हैं, ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिस प्रकार से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले समय में भारत जनसंख्या में चीन से आगे हो जाएगा। भारत की सीमा 7 देशों से लगती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कमेंट बॉक्स में बताना है वो 7 कौन से देश हैं, सभी को पता है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, आपको बताना है यह कौन कौन से वह 7 देश हैं। ठीक है, तो भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। अब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। जो उपमहाद्वीप का क्षेत्र है, अगर हम ये चूँकि मैंने आपको पहले भी जब उत्पत्ति के बारे में महाद्वीपों की बताया था, तो मैंने ये बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो जब मैं उपमहाद्वीप की बात करूँगा तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 ही देश आते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और भारत। भारत भी एक उपमहाद्वीप महाद्वीप है। तो उपमहाद्वीपीय क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो 5 ही देश आते हैं, वो हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और भारत। यह प्रश्न 2022 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए, भारत के अगर हम, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि भारत देश में हमारे 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इसमें से काफ़ी यूनियन टेरिटरीज जो है बॉर्डर पर स्थित हैं। तो कुल 16 राज्य ऐसे हैं जो बॉर्डर पर हैं, और 16 राज्य में से इन 16 राज्यों की सीमा किसी ना किसी विदेश से लगती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, तो सीमा पाकिस्तान से लग रही है। इधर मान लीजिए उत्तर प्रदेश है तो सीमा नेपाल से लग रही है। इस प्रकार से 16 राज्य ऐसे हैं जो किसी न किसी विदेश से लगते हैं, और 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही था, अभी दोनों अलग अलग कर दिए गए हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर लद्दाख भी जो हैं वह किसी न किसी विदेश से इनकी सीमा लगती है। तो इस प्रकार से 16 + 2 18 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा विदेश से लगती है। आपको ध्यान रखने की जरूरत है, फैक्चुअल क्वेश्चंस में कभी इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, रेड क्लिफ सीमा बहुत विवादों में रहती है अक्सर। आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ सीमा कहा जाता है, और ये रेड क्लिफ के नाम पे ही रखी गई है। एक अंग्रेज था, इसके बारे में आप बताइए, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में बताइए कि इस सीमा का नाम रेड क्लिफ कब रखा गया। कमेंट बॉक्स में सॉरी आप बताइए कि रेड क्लिफ जो सीमा थी इसकी घोषणा कब हुई, और कब इसका नाम रेड क्लिफ रखा गया, और कब से यह है भारत और पाकिस्तान के बीच में। जीरो लाइन जो है वह भारत बांग्लादेश के बीच में है। देखिए, बांग्लादेश यहाँ पर है कहीं पर, और ये बांग्लादेश जो है बिल्कुल भारत से लगा हुआ है। तो चूंकि भारत की का बहुत सारा हिस्सा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश अपनी सीमाएं बहुत ज़्यादा भारत के साथ साझा करता है, इसलिए भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। भारत के समुद्री सीमा में 4 पड़ोसी देश आते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो है भारत की ये समुद्री सीमा है। कहाँ, इधर गुजरात से अगर हम जोड़ लें और इस तरफ हम बंगाल से जोड़ लें, पश्चिम बंगाल से, तो यह भारत की समुद्री सीमा है। तो भारत की समुद्री सीमा में 4 पड़ोसी देश आते हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव, तो ये 4 समुद्री आते हैं। आपको पता है मालदीव इस तरफ है, श्रीलंका यहाँ पर है, और इंडोनेशिया और थाईलैंड इस तरफ है। तो इस प्रकार से भारत की समुद्री सीमा में 4 पड़ोसी देश आते हैं। 9 राज्य ऐसे हैं, मैंने आपको बताया था, 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी तटरेखा समुद्र तट से लगी हुई है। यानी कि गुजरात से लेके, अगर आप इधर की बात करेंगे तो 9 राज्य ऐसे हैं, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी तटरेखा समुद्र से लगी है, और इसमें सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, वह है गुजरात की। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, अक्सर इस तरीके का प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। देखिए, भारत के जो फैक्ट हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो तथ्य हैं, वो तो आपको एज इट इज समझना और जानना ही चाहिए। बाकी विस्तृत अध्ययन के लिए बहुत सारी किताबें हैं, महेश बर्णवाल जी की किताब है, आप वो पढ़ सकते हैं, परीक्षावाणी की पुस्तक है, आप वो पढ़ सकते हैं। परंतु तथ्य सारे ही किताबों में एक हैं, एक जैसे हैं। तो आपको तथ्य याद करने चाहिए, क्योंकि तथ्यात्मक ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। जब हम परीक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पर तथ्यात्मक ज्ञान हमें हमारी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में मदद करता है, और मेंस के आंसर राइटिंग में भी कभी कभी हमें तथ्य लिखने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये
मैंने आपको भारतीय भूगोल के कुछ प्रमुख तथ्यों से अवगत कराया। आगे आने वाले समय में भारतीय भूगोल के कुछ और वीडियोज़ में भारत का भूगोल का जो बचा हुआ हिस्सा है, वह पूरा मैं कंप्लीट कर दूँगा और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। आप सभी वीडियोज़ को बारी-बारी से देखें। छोटे-छोटे वीडियो हैं, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता का कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत का भी कोई विकल्प नहीं होता। सफलता केवल सफलता है, वैसे ही मेहनत भी केवल मेहनत है। तो मेहनत जो करेगा उसे सफलता निश्चित ही मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।